हिंदी साहित्य का विकास चल रहा था, जिसमें हम आदिकाल तथा भक्तिकाल, उनकी विशेषताएं तथा उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे हम पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। बेटा, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा। आज रीतिकाल, आज का टॉपिक क्या है? रीतिकाल। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्य काल अर्थात रीतिकाल। और रीतिकाल का ही एक नया नाम, एक दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। इसकी समय सीमा क्या है? सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल का नाम दिया है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो विभिन्न नाम दिए हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल कहते हैं, उसका नामकरण रीतिकाल से संबोधित किया है। नोट: आचार्य शुक्ल द्वारा किया नामकरण रीतिकाल ही हिंदी जगत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अक्सर प्रश्न बेटा यहीं से बनते हैं, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिश्र बंधु यह किसी का नाम नहीं है, अपितु मिश्र बंधु नाम से लिखा जाता था, जिसमें 3 भाई थे जो आपस में मिलके रचना करते थे। इन तीनों भाइयों के नाम इस प्रकार है: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनका ऐतिहासिक रचना है मिश्र बंधु विनोद। अपने इसी मिश्र बंधु विनोद नामक रचना में मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम से संबोधित किया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, बेटा यहाँ संशोधन कर लीजिएगा, गलत हो गया था, रामकुमार वर्मा नहीं है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है जिन्होंने रीतिकाल को कला काल के नाम से संबोधित किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उत्तर मध्य काल अर्थात रीतिकाल को एक नया नामकरण दिया। उसका नाम था श्रृंगार काल। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, नया नाम क्या दिया था? श्रृंगार काल। रीतिकाल काव्य को 3 काव्य धाराओं में विभक्त किया गया। कितने काव्य धाराओं में? 3 काव्य धाराओं में। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभक्त किया गया बेटा? तो रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभक्त किया गया था। पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। तो बेटा रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, आगे मैं बताऊंगी जैसे जैसे मैं इनका विभाजन करूंगी। प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास, मतीराम, देव, चिंतामणि है। इससे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, केशवदास भक्ति काल के भी कवियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये रचनाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब अगला है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं बिहारी लाल। अक्सर इनकी दोहों की संख्या पूछ ली जाती है। यदि प्रश्न बने कि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई में प्रमाणिक दोहों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा बेटा 713। उत्तर क्या होगा? 713। उत्तर क्या होगा? 713 होगा। यदि प्रश्न बने कि कुल दोहों की संख्या कितना है, तो उत्तर होगा 719। उत्तर क्या होगा? 719। अब आगे रीति मुक्त काव्यधार। रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले रीतिकालीन साहित्य में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता देखी जाती है। किसकी प्रधानता देखी जाती है? लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। इसी लक्षण ग्रंथों की प्रधानता हम सबसे ज्यादा
रीति सिद्ध कवियों में देखते हैं। किसके अंतर्गत देखते हैं? रीति सिद्ध कवियों में देखते हैं। इस क्षमा चाहूंगी, रीति सिद्ध ने रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों में पाया जाता है। इस काल के कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर इस अलंकार, छंद, गुणदोष आदि का विवेचन करने वाले ग्रंथ लिखे और स्वरचित रचनाओं के उदाहरण दिए, जिसमें श्रृंगार रस की अधिकता है और मौलिकता का सर्वथा अभाव पाया जाता है। प्रश्न अब बनेगा, रीतिकालीन साहित्य की विशेषताएं। तो रीतिकालीन साहित्य की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो पहला इसमें बनता है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। अब दूसरा है हेडिंग, यथार्थ जीवन चित्रण का अभाव। इन कवियों ने साधारण जनता की भावनाओं एवं कार्यों का चित्रण नहीं किया। इनके पात्र इस लोक के न होकर भावलोक के प्राणी थे, जो सदा ही आनंद और विलास में मग्न रहते थे और जिन्हें कभी जीवन की कठोरताओं का सामना नहीं करना पड़ता था। यदि उन्हें कोई दुख था तो केवल प्रिय विरह का दुख था। तो ये कल्पना आधारित रचनाएं थी। इन रीतिकालीन अधिकतर कवियों, ज्यादातर कवि जो भी हुए, उन्होंने कल्पना आधारित रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। इस काल में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ। प्राय सभी कवियों ने खड ऋतु वर्णन और 12 मासा उद्दीपन रूप में ही लिखे हैं। यानी इस काल में रीतिकालीन जो भी कवि हुए, प्रकृति का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। यह भी रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। इन कवियों का उद्देश्य राजाओं का रिझाना था, अतः इनके वर्णन में हृदय की भावनाओं का स्वाभाविक चित्रण नहीं पाया जाता है। किनका स्वाभाविक चित्रण नहीं पाया जाता है? राजाओं को रिझाना था, इसके कारण हृदय की भावनाओं का स्वाभाविक चित्रण इस काल के कवि नहीं। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है सीमा का अतिक्रमण कर देना। अब अगला था अलंकारिता। इस काल में अधिकतर कवि कला की प्रधानता रही, अतः जिसके कारण इस काल के कवियों में अलंकार के प्रयोग की अधिकता देखने को मिली है। रसवर्णन। प्रायः सभी रसों में रचना हुई है, पर श्रृंगार की अधिकता है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों के सुंदर चित्र खींचे गए हैं। बेटा, क्या बता सकते हैं कि आदिकाल में सर्वाधिक रचना किस रस में हुई है? प्रश्न ये भी बनता है कि आदिकाल में सर्वाधिक रचनाएं किस रस में हुई हैं? रीतिकाल में सर्वाधिक रचनाएं किस रस में हुई हैं? तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे नोट करते हुए चलिएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य। तो रीतिबद्ध कवि और उनके काव्य। केशव दास, ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ध्यान दीजिए बेटा, भक्ति काल में भी केशवदास का नाम आता है, लेकिन भक्ति काल में उनकी रचना रामचंद्रिका और विज्ञान गीता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और रीतिबद्ध कवियों में प्रथम कवि के रूप में किस आधार पे माने जाते? प्रथम कवि किसके आधार पे? नोट यहाँ मैं लिख दी हूँ, रचना, व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पे रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके आधार पे? प्रश्न यहाँ कंफ्यूजन करेगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। रचना, व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पे केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, देव अष्टयाम, भाव विलास, जाति विलास। उनकी रचना क्या है देव की? उनकी रचना अष्टयाम, भाव विलास और जाति विलास। अष्टयाम और किसी और की भी भक्ति काल में महत्वपूर्ण रचना हुई है? आप पब्लिक कमेंट्स में लिख के भेजिए। मतिराम रसराज और उनकी रचना थी ललित लाला। किसकी रचना थी? मतिराम जी की। चिंतामणि की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है कविकुल कल्प तरु। चिंतामणि की रचना क्या है? कविकुल कल्प तरु। नोट, विचार या परंपरा के अनुसार यह प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके आधार पे?
रीतिकाल के कवि प्रथम माने जाते किसके आधार पे? विचार या परंपरा के आधार पे ये रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोनों में ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है। रीति सिद्ध कवि और उनके काव्य। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी लाल महत्वपूर्ण है और उनकी रचना है बिहारी सत्यसई। रसनिधि की रचना है रसनिधि सत्यसई। रीति मुक्त कवि और उनका काव्य। रीति मुक्त कवियों में महत्वपूर्ण नाम है घनानंद जी का, जिनकी रचना है सुजान सागर। ये कहा जाता है कि ये सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, जिनके ऊपर इन्होंने रच डाला सुजान सागर। बोधा इश्कलता और उनकी रचना विरह वारिस। ठाकुर की रचना है ठाकुर शतक। ठाकुर की रचना क्या है? ठाकुर शतक। और आलम जी की रचना है आलम केली। नोट, रीतिकाल के कवियों की भाषा, रीतिकाल में जितने भी कवि हुए उन सब की भाषा क्या है? ब्रज भाषा थी। उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भक्तिकालीन कवियों ने किन भाषा का प्रयोग किया था? तो भक्तिकालीन जो कवि थे वो ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का भी प्रयोग किए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते जाइए। और हाँ बेटा, पब्लिक कमेंट्स जो नीचे दिया हुआ है उसमें प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए। पहला प्रश्न है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहला प्रश्न, रीतिकाल का समय सीमा क्या है? अक्सर ये प्रश्न बना है, रीतिकाल का समय सीमा क्या है? दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल को किस विद्वान ने श्रृंगार काल नाम दिया है? रीतिकाल के किस विद्वान ने श्रृंगार काल नाम दिया है? तीसरा प्रश्न, भक्तिकाल व रीतिकाल की कड़ी किस आचार्य को माना गया है? ये प्रश्न शायद आपको कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन मैं प्रश्न को अप्रत्यक्ष रूप से समझा दी हूँ। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या क्या है? बिहारी रचित बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या क्या है? और लास्ट प्रश्न आज का है, हिंदी रीतिबद्ध किन्हीं 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। बस आज इतना ही। कल हम फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।